बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बेटा, आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 डेप्रिसिएशन। और उससे रेलिवेंट बजाहिर भाई मेरे एग्जाम फोल्डर के अंदर आपको ये 5 क्वेश्चन नजर आएंगे, लेकिन बेसिकली ये 5 क्वेश्चन आपके इस पूरे चैप्टर की रिवीजन है और कोई एक कॉन्सेप्ट भी इसमें मिस नहीं होने वाला आप लोगों का। अच्छा, उसके अलावा मैं इंशाल्लाह जैसे ही ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो आपकी बुक में से भी थोड़ा बहुत देखेंगे कि आपने अपनी बुक में से क्या क्या चीज, किन किन चीजों के ऊपर ज्यादा फोकस करना है या आपसे क्या कुछ पूछा जा सकता है। तो हम लोग वक्त जाए किए बगैर सबसे पहले डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। हर क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है आप लोगों ने ध्यान के साथ। सबसे पहले ये देखने की कोशिश क्या करो कि मैंने आंसर क्या करना है। मैंने स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के लिए आंसर करना है या मैंने प्रॉफिट और लॉस अकाउंट के लिए आंसर करना है। सबसे पहले ये चीज देखा करो, फिर आप लोग गए करो क्वेश्चन में और नोट करो कि आपके पास गिवन इंफॉर्मेशन क्या क्या है, क्या कुछ आपको बता रहा है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 एंड वाली लाइन देखें, कहता है व्हाट वाज द डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2000। अब मेरा फिर अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट कब हुआ होगा? 1 जनवरी 2005। आपसे कहते हैं 1 जनवरी 2005 Mary had motor vehicles which cost rupees on 31st August 2000। डेट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं खास तौर पे इस चैप्टर पे। यहाँ पे डेट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस गलत हो जाता है। तो 31st August 2005 she sold a motor vehicle for rupees। बेटा ये उसने इतने रुपीस में सेल की, तो ये इसकी सेल प्रोसीड्स है। फिर क्या कहते हैं, which had originally cost of rupees। अच्छा, जबकि उसकी जो ओरिजिनल कॉस्ट थी वो 8000। इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि भाई 31 अगस्त 2005 को वो 8000 की है, ऐसा नहीं है। उसकी WDV कुछ और हो सकती है। उसकी जब हमने उसको परचेज किया था ओरिजिनली उसकी कॉस्ट 8000 थी, which had a carrying amount of rupees at the date of। अब देखें, बहुत अच्छा किया कि उसने मुझे कैरिंग अमाउंट बता दी। इसका मतलब ये है कि एक ऐसा एसेट जो मेरी बुक्स में 4000 रुपीज का था जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट 8000 थी, इट मींस दैट 4000 से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। क्लियर? और हमने उसको सेल कर दिया 5000। She purchased a new motor vehicle which cost rupees on 30th। Marriage policy is to depreciate motor vehicle at a rate of 25% per annum on the based on the months of owner। तो बेटा ये बहुत इजी था क्वेश्चन है, हम लोगों ने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बताना था, एडिशन भी शामिल हो रही है, डिस्पोजल भी शामिल हो रही है, और हमारे पास मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड। तो इसके लिए मुझे कॉस्ट ऑफ एसेट्स की जरूरत होती है, ना कि WDV। तो आपने सबसे पहले देखना है कि आपके पास ओपनिंग कॉस्ट ऑफ एसेट कितनी है, 15000। फिर आपने इसमें से माइनस कर देना है डिस्पोजल, और डिस्पोजल एसिड की कॉस्ट कितनी है, और रिमेनिंग एसिड्स को मल्टीप्लाई करवा देना है डेप्रिसिएशन। और बाकी एसिड ये पूरा साल यूज होते हैं तो इनके ऊपर आपको किसी किस्म का टाइम फ्रैक्शन लगाने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट स्टेप डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फाइंड करने का, ओपनिंग वैल्यू माइनस डिस्पोजल, क्लियर, इज इक्वल टू, तो ये वैल्यू 7 का 25% हमारे पास आ जाएगा 1750। उसके बाद इस डिस्पोजल को ले लिया करो जो आपने ओपनिंग में से माइनस किया, इसको मल्टीप्लाइड बाय 25% डेप्रिसिएशन रेट एंड मल्टीप्लाइड बाय, पूरा साल ये यूज नहीं हुआ तो क्विकली जंप टू सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है। अब ये मेरे पास 1 जनवरी को मौजूद था, डेट ऑफ डिस्पोजल इसकी क्या है हमारे पास, डेट ऑफ डिस्पोजल क्या है हमारे पास इसकी 31 अगस्त है हमारे पास।
तो इस साल ये कितना अर्सा यूज हुआ? 8/12 1500। क्लियर? फिर आने आपने एडिशन के ऊपर, क्या किसी किस्म की कोई एडिशन हुई जी? सॉरी 1333। मैं तो चेक कर रहा था आप लोगों को। अच्छा, अब एडिशन को देखें। 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 25% एंड मल्टीप्लाइड बाय, अब एडिशन किस दिन हुई? 30th नवंबर, तो नवंबर शामिल नहीं होगा, जस्ट फॉर 1 मंथ। और ये वैल्यू 208। अब इन सबको ऐड कर लें जी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट कर लोगे? अच्छा भाई, इस क्वेश्चन में तो नहीं पूछा गया, लेकिन आपसे पूछा जा सकता है। और आपने मुझे अब बताना है कि बैलेंस शीट के अंदर मेरे नॉन करंट एसेट्स कितनी अमाउंट से जाएंगे? क्या मुझे बता सकते हैं? बैलेंस शीट के अंदर मेरे नॉन करंट एसेट्स कितनी अमाउंट से जाएंगे? क्या आप बता सकते हैं? नहीं बता सकते। ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन नहीं है, सिर्फ कॉस्ट गिवन थी, तो आप नहीं बता सकते। ओके, तो थोड़ा बहुत ना क्वेश्चन पे सोच लेना, राइट? जहां पर आपकी सोच आपका साथ छोड़ गई, क्वेश्चन गलत हो जाए। तो मैंने ओपनिंग कॉस्ट तो आप लोगों को बताई हुई है, क्या ओपनिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बताई है? तो आप मुझे बैलेंस शीट की वैल्यू कैसे बताएंगे? अपनी तरफ से अज्यूम करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन करंट एसेट। उस क्वेश्चन से हमें यह पता चल गया है कि आप लोग एक्टिव माइंड नहीं थे कि डेटा क्या कुछ गिवन है। A non-current asset was purchased at the beginning of year 1 for rupees and depreciated 20% per annum by the at the beginning of year 4 it was sold for rupees। कहता what was the profit or loss on disposal of asset? एक बार खुद से ट्राई करें, इस क्वेश्चन को ट्राई करें कि आपको गेन या लॉस डिस्पोजल ऑफ एसेट पे कितना हो रहा है। अच्छा बेटा, ऐसे क्वेश्चन में ना आप लोगों ने थोड़ी सी मजीद स्मार्ट वर्किंग करनी है। आपने सबसे पहले डेप्रिसिएशन मेथड देखा, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। दूसरी चीज आप ये देखें, जब हम लोगों ने एसिड को एक्वायर किया था, क्या साल के बिल्कुल स्टार्ट में है या ड्यूरिंग द ईयर है? तो क्या आंसर मिला आपको? इस साल के स्टार्ट में है। तो भाई आप लोग ये वाला फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो, S इज इक्वल टू P इंटू 1 माइनस R रेज टू पावर T। ये फार्मूला इस पे अप्लाई हो सकता है अब। लेकिन अगर ये ड्यूरिंग द ईयर होना, तब ये फार्मूला नहीं अप्लाई हो सकता, तब आप लोग ये फार्मूला नहीं अप्लाई करेंगे। अब देखें बेटा, ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा QM के अंदर फाइनेंस के पोर्शन में, जब आपको बताया जाता है कि प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा और फ्यूचर की वैल्यू कम हो, तब आप लोगों ने नेगेटिव साइन वाला फार्मूला यूज करना है। अब नेगेटिव साइन वाले फार्मूले में अगर सिंपल इंटरेस्ट वाला फार्मूला यूज करते हो तो वो डेप्रिसिएशन मेथड स्ट्रेट लाइन के लिए होता है। लेकिन अगर डेप्रिसिएशन मेथड रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हो तो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला नेगेटिव साइन के साथ फार्मूला यूज किया करो। ये बात क्लियर हो गई? अच्छा, अब देखें, यहाँ पर आपने P से मुराद होता है कॉस्ट ऑफ द एसेट। तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ एसेट कितनी है? 2400 इंटू 1 माइनस R की वैल्यू हमारे पास, R से यहाँ पर मुराद है डेप्रिसिएशन रेट, और वो हमारे पास कितना है? और आप ये देखो कि हमारा एसेट हमारे पास कितने अरसे के लिए रहा। तो बेटा 3 साल के लिए, 4 नहीं, 4th ईयर का स्टार्ट है, बिगिनिंग है 4th ईयर, तो 4th ईयर नहीं शामिल होने वाला, फॉर 3 ईयर।
तो यहां से आपके पास आ जाएगी WDV ऑफ एसिड और वही उसकी डिस्पोजल डेट है। तो ये वैल्यू आपके पास बन रही है 2400 इंटू 1 माइनस 0.2 रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 1228। यही आंसर आपके पास आ रहा था। अब बेटा इसका मतलब 1228.8। अच्छा बेटा इसका मतलब ये है 2400 रुपीज वाला एसिड एट द डेट ऑफ डिस्पोजल मेरी बुक्स में कितने रुपीज का मौजूद है 1228 और मैंने उसको सेल कर दिया कितने में, तो मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? लॉस, क्योंकि मेरे पास उसकी वर्थ ज्यादा थी जबकि मैंने सेल प्रोसीड कम रिसीव की, तो मुझे लॉस हो गया कितने का 28.8। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर है सब। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 3। Mr. A bought a new machine from abroad. The machine cost rupees 100,000, delivery and installation cost of rupees 700, testing it amounting to rupees 5,000, training employees on how to use the machine cost is rupees 1,000. What amount should be capitalized as the cost of the machine or introducing in the statement of financial position? तो बेटा कॉस्ट ऑफ एसिड से रेलिवेंट आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं। हमेशा याद रखिएगा बेटा कि कॉस्ट ऑफ मशीन ये परचेज प्राइस ये तो शामिल हो जाती है, लेकिन इसमें से लेस होते रहते हैं ट्रेड डिस्काउंट्स एंड एनी रिबेट्स, ये लेस हो जाते रहते हैं बेटा। इसके अंदर शामिल होते रहते हैं नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, इंपोर्ट ड्यूटीज, कस्टम ड्यूटीज, इंस्टॉलेशन चार्जेस, हैंडलिंग चार्जेस, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस एंड डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस वगैरह सारे के सारे शामिल हो जाते हैं। टेस्टिंग कॉस्ट मशीन की कॉस्ट का पार्ट बनती रहती है, लेकिन ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉइज कभी भी मशीन की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनती, आपने उसको एक्सपेंस आउट करना होता है। तो ऐसी सिचुएशन में आपने मशीन की कॉस्ट को 7,000 जो आप लोगों ने इंस्टॉलेशन चार्जेस दिए, 5,000 जो आप लोगों ने ट्रेनिंग टेस्टिंग की इसकी, लेकिन आपने 1,000 को शामिल नहीं करना, तो आपके पास टोटल अमाउंट बन जाएगी 112,000। क्लियर है ये बात? क्लियर? नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 4। मिस्टर जेम्स मशीनरी कॉस्ट अकाउंट showed a balance of rupees on 1st January 2005. During the year he had following transaction 28th Feb को क्या ट्रांजैक्शन हुई? डिस्पोजल ऑफ मशीन कॉस्टिंग रुपीज 31st March को एक्विजिशन एक्वायर्ड मशीन कॉस्टिंग रुपीज 1st November डिस्पोजल ऑफ मशीन कॉस्टिंग रुपीज 600। मिस्टर J depreciate machines at a rate of 10% per annum on straight line basis based on the number of months. What was the depreciation charge in respect of machinery for the year ending 31st December 2000? अब देखिए फिर से सिंपल सी बात बेटा, ओपनिंग बैलेंस लेस डिस्पोजल ड्यूरिंग द ईयर, चाहे वो 1 हो 2 हो 3 हो 4। अब एक डिस्पोजल चाहे जब मर्जी हुआ, लेकिन कॉस्ट में से कॉस्ट माइनस 300 माइनस 600 ये डिस्पोजल और मल्टीप्लाइड बाय 10% फॉर 10। क्लियर? फिर 300 यही डिस्पोजल ही सबसे पहले नीचे लेके आया करें, इसका 10% लेकिन मल्टीप्लाइड बाय 2/12 इज इक्वल टू 5। फिर 600 एंड मल्टीप्लाई, अब ये 1 नवंबर है तो फिर 10/12 50 और फिर एडिशन एंड मल्टीप्लाइड बाय 1 मार्च से ऑनवर्ड। हाँ तो 31 मार्च से ऑनवर्ड 9/12 इज इक्वल टू 75
और इन सबको ऐड कर देंगे 540, ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। ऑल क्लियर, कोई इशू इसमें? नेक्स्ट देखें, बी acquired a lorry of on 1st May 2000 at a cost of rupees. The lorry has an estimated useful life of and an estimated resale value at the end of that time is B charges depreciation on straight line basis with a proportionate charge in the period of acquisition. What was the depreciation charge for the lorry in B's financial statement? हाँ जी, किस तरह से आ जाएगी? 30,000 minus residual value divided by useful life and multiplied by, कब आई ये ऐसी तुम्हारे पास 1st में, जबकि हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड कब हो रहा है? 31 सितंबर। अच्छा, अब यहाँ पे बात देखें, अब यहाँ पे देखें बेटा, what was the depreciation charge for the lorries in B's financial statement for the year ended to 30th September 2002? अब बेटा अगर पूरे साल की बात करें तो ये हम लोगों ने इस ईयर का स्टार्ट कब किया होगा? 1 अक्टूबर 2001, जबकि हम लोगों ने ये एसिड परचेज कब किया हुआ है? तो 1 मई 2000 को, ऐसे ही है ना? तो बेटा इस साल तो पूरा साल यूज हुआ है, कोई टाइम फ्रैक्शन अप्लाई करने की जरूरत बेसिकली नहीं है। तो अगर यहाँ पे देखें तो ये 24 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 6000। तो हमारे पास ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना आ जाएगा? 6000। लेकिन अगर ये यहाँ पे 2002 ना करे और इसको कर दे 2000, क्लियर? अब देखें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, अब मई से लेकर सितंबर तक कितने मंथ बनते हैं हमारे पास? मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 5 मंथ। तो मल्टीप्लाइड बाय 5/12 इज इक्वल टू, तो फिर इस फर्स्ट ईयर के लिए जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बनेगा वो, और बेटा इधर सितंबर को 2000 कर देना और इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 25। ये बातें सब बच्चों को क्लियर हो चुकी है? अच्छा, क्लियर है ना ये सब बच्चों को? जी। नहीं चेंज होता रहा बेटा स्ट्रेट लाइन में हर साल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस सेम रहता है, जबकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के अंदर हर साल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिड्यूस होता जाता है। अच्छा, ये इन्होंने बड़ा प्यारा क्वेश्चन किया है, बात सुन ले बेटा, बहुत प्यारा क्वेश्चन किया है कि इसका ग्राफ कैसा होगा। तो थ्योरी बेस्ड आपसे ये बात पूछी जा सकती है। देखें भाई, अगर हम लोग बात करें ना, ये देखें एक्स के ऊपर आ जाएगा टाइम, मतलब ईयर्स। टाइम ना बेसिकली इंडिपेंडेंट होता है ना, तो एक्स एक्सिस के ऊपर आते हैं, और जो अमाउंट होती रहती है ना, जो हम लोगों ने चार्ज करनी हो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, वो इधर आती है। अब बेटा क्वेश्चन को गौर से पढ़िएगा कि वो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की ग्राफ की बात कर रहा है या वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के ग्राफ की बात कर। हमने ये बात गौर से पढ़ी, क्योंकि अगर वो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की बात करेगा ना, तो और स्ट्रेट लाइन मेथड हो तो बेटा उसका ग्राफ ये है कि हर साल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस सेम रहता है। तो फिर इसका ग्राफ ये है, अगर वो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की बात करता है यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड, तो इसका ग्राफ ये बने। ये बात क्लियर हो गई? अगर वो आपसे बात करता है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस अकाउंट यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड और उसके ग्राफ की बात करता है, तो वो बेटा हमेशा स्ट्रेट लाइन और अपवर्ड जाएगा, वो इस तरह से जाएगा। क्यों? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, क्योंकि हर साल डेप्रिसिएशन में इंक्रीज सेम है, तो स्लोप की वैल्यू इक्वल है।
और स्लोप इक्वल हो तो स्ट्रेट लाइन बनती है। ये बात क्लियर होगी सब बच्चों को। और अगर हम लोग बात करें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, हमने कहा कि डिक्रीज होता जाएगा, लेकिन बेटा डिक्रीज के लिए आपने उसके एक्सपेंस का ये वाला ग्राफ, ये उस टाइम पे होगा जब मुझे पता हो कि भाई फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 4000, सेकेंड ईयर का सपोज के 3000, थर्ड ईयर का, फोर्थ ईयर का। अब ये स्ट्रेट लाइन बनेगा कि हर साल इक्वल डिक्रीज है, इक्वल डिक्रीज हो तो स्ट्रेट लाइन बनता है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, ऐसा नहीं होता, चेंज होती है ये सिचुएशन। और यहाँ पे कुछ इस तरह से आता है कि सपोज अगर फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 4000 है, नेक्स्ट ईयर का आएगा 3200, 20% रेट के मुताबिक जो भी एसेट की कॉस्ट हो। नेक्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आएगा 3200, और इससे नेक्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हमारे पास आ जाएगा 2560। अब देखो क्या इसके दरमियान डिफरेंस सेम आ रहा है? बेटा डिफरेंस सेम नहीं है तो कभी भी ये स्ट्रेट लाइन, अब ये जो ग्राफ बनेगा ना, ये डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे जरूर होगा, लेकिन कर्व के शेप में। ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का ग्राफ है। ओके, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड की सिचुएशन। ये बात क्लियर है सब बच्चों को? और अगर मैं इसके एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के ग्राफ की बात करूं तो वो भी फिर कर्व की शेप में जाएगा, क्योंकि उसमें भी इंक्रीज है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में तो हमेशा इंक्रीज आएगा ना, इंक्रीज है, लेकिन वो इंक्रीज सेम अमाउंट से नहीं है, तो वो अपवर्ड जाएगा, लेकिन इस तरह से कर्व की शेप में अपवर्ड जाएगा। ओके हो गया? आपको ये मालूम है कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का और हमारे प्रॉफिट के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है वो इनवर्स होता है। क्या आपको ये बात मालूम है? अब देखें बेटा, बात सुनिएगा, यहाँ पे ये बात आपसे पूछी जा सकती है कि सबसीक्वेंट ईयर्स में, बात गौर से सुनिए, फर्स्ट ईयर की नहीं बात करते, क्योंकि फर्स्ट ईयर में स्ट्रेट लाइन मेथड से और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस सेम आता है। अगर मैं रेट अप्लाई करता हूँ, सपोज 20% रेट अप्लाई करता हूं, तो 10,000 वाले एसिड के ऊपर फर्स्ट ईयर के लिए स्ट्रेट लाइन पर भी 2000 डेप्रिसिएशन और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पर भी 2000 डेप्रिसिएशन। आपसे पूछ सकता है कि भाई कौन सा मेथड आपके प्रॉफिट्स को इंक्रीज करेगा, कौन सा मेथड हमारे प्रॉफिट्स को इंक्रीज करेगा? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, क्योंकि हर साल सब्सिक्वेंट ईयर्स में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस के कम होने की वजह से हमारा प्रॉफिट ज्यादा होता जाता है। ओके, बात समझ आई है सब बच्चों को? ऐसी बातें आपसे पूछी जा सकती हैं कि बेटा अब आपको मालूम है कि स्ट्रेट लाइन मेथड पे तो हमारा एक्सपेंस सेम रहता है, तो प्रॉफिट भी हमारा, ऑल अदर फैक्टर्स रिमेन्स कांस्टेंट। इकोनॉमिक्स में अक्सर आपने ऐसी अजम्पशन ली होंगी, तो यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसी ही अजम्पशन है कि मैं सिर्फ एक्सपेंस को दे रहा हूँ और वो भी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, कि बेटा कांस्टेंट है तो प्रॉफिट कांस्टेंट रहेगा। लेकिन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के अंदर हर साल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कम, तो एक्सपेंस के कम होने की वजह से प्रॉफिट ज्यादा होता जाता है। बात क्लियर है ये तमाम बच्चों को? जी, एक किस्म की बेटा अजम्पशन ली है। अब अगर मैं यहाँ पे ये कह दूं कि भाई मेरे एसिड की रेजिडुअल वैल्यू 2000 ही है एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ, फिर और मैं इसी के मुताबिक स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करूं, या अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से जाऊं और इन इंफॉर्मेशन को यूज करके डेप्रिसिएशन रेट कैलकुलेट करूं, पहली बात तो दोनों का डेप्रिसिएशन रेट डिफरेंट होता है। क्लियर? दोनों का डेप्रिसिएशन रेट डिफरेंट होता है। और फिर
एट द एंड ऑफ द यूजफुल लाइफ हमेशा दोनों एसिड्स अपनी रेजिडुअल वैल्यू के इक्वल आते हैं, कोई फर्क नहीं। उसने भी डेप्रिशिएबल अमाउंट को सिस्टमैटिक वे में एलोकेट करना है और इसने भी सिस्टमैटिक वे के अंदर अपनी डेप्रिशिएबल अमाउंट को ही एलोकेट करना है। सब्सीक्वेंट ईयर्स में थोड़ा बहुत फर्क पड़ जाता है। ऐसा नहीं है कि दोनों का डेप्रिसिएशन रेट इक्वल। अगर हम उनकी लाइफ को, उनकी कॉस्ट को, उनकी रेजिडुअल वैल्यूज को इक्वल कर देते हैं तो बेटा दोनों के डेप्रिसिएशन रेट्स में फर्क आता है। क्लियर? क्लियर? जी क्वेश्चन 5 में 2 years अच्छा, ये एक ऑनलाइन क्वेश्चन आया हुआ है कि अगर क्वेश्चन नंबर 5, इसी क्वेश्चन नंबर 5 में अगर यहाँ पे ईयर 2 का होता तो फिर बेटा पूरे साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज कर देते और वो हमारे पास 6000 आ जाता। ओके, अच्छा अब आपका क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन पढ़ो ठीक से। At the end of useful life, accumulated depreciation is हाँ तो इक्वल होता। At the end of useful life, at the end of useful life, एसिड्स की वैल्यूज इक्वल आती हैं, चाहे स्ट्रेट लाइन मेथड हो चाहे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। क्लियर? इसमें फर्क नहीं आता। एट द एंड ऑफ यूजफुल लाइफ, अगर हम लोग बात करें ना सब्सिक्वेंट ईयर्स की, मतलब अभी लाइफ नहीं कंप्लीट हुई, फिर दोनों में फर्क आएगा। लेकिन जैसे ही यूजफुल लाइफ एंड हो जाती है तब बेटा स्ट्रेट लाइन मेथड से और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से, दोनों से हमारे एसिड्स की वैल्यूज उनकी रेजिडुअल वैल्यू के इक्वल होती है। क्लियर जी? और कोई क्वेश्चन? बेटा ये डेप्रिसिएशन का जो सिलेक्शन होती रहती है ना कि मेथड कौन सा यूज करना है, अकाउंटिंग ने कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बताया। अकाउंटिंग ने कहा भाई ये 4 मेथड हैं, कोई भी यूज कर सकते। उसने कहा कि भाई आपने इकोनॉमिक बेनिफिट्स को देखना है, जिस एसिड से जिस किस्म के आपको इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिले आपने मेथड वही अप्लाई करना है। जैसे बिल्डिंग है, मुझे पता है यार बिल्डिंग से जो मुझे रेंट आना है पर मंथ इक्वल आना है, बेनिफिट्स इक्वल होने हैं, तो उसकी डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड ज्यादा सूटेबल है। लेकिन मुझे पता है कि अब मेरे पास प्लांट एंड मशीनरी है और इससे प्रोडक्शन हो रही है, तो उसने कहा है कि यार आउटपुट मेथड इसके ऊपर यूज करो। मुझे पता है कि यार मेरे पास एक व्हीकल है जिसकी एफिशिएंसी स्टार्ट में बहुत ज्यादा है लेकिन सब्सिक्वेंट ईयर्स में इसकी एफिशिएंसी डिक्रीज होती जाएगी, तो मैंने कहा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड इसके ऊपर अप्लाई करें। बेटा एसिड टू एसिड एंड बिजनेस टू बिजनेस ये चीजें वेरी करती हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हम स्ट्रेट लाइन मेथड ही क्यों यूज करें या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। हम अपने कुछ एसिड्स के ऊपर उनके इकोनॉमिक बेनिफिट्स को देकर मेथड चेंज कर सकते हैं। जी जी जी, इंटेंजिबल एसिड्स हाँ जी नहीं होती। बेटा इंटेंजिबल एसिड पहली बात तो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, दूसरी बात इनके ऊपर अमोर्टाइजेशन होती रहती है, डेप्रिसिएशन नहीं होती। तो हम लोग टेंजिबल एसिड की बात कर रहे हैं और उनकी डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं, हमारे सिलेबस के स्कोप के बाहर है। उनकी अमोर्टाइजेशन होगी और हम लोग इन फ्यूचर जाकर उनको पढ़ेंगे। IAS 38 FR2 के अंदर पढ़ेंगे। लैंड टेंजिबल एसिड है लेकिन डेप्रिशिएट नहीं करती। क्यों नहीं करती? हाँ जी, रीजन बताएं कि लैंड को आप डेप्रिशिएट क्यों नहीं करते? अच्छा, अब इसके लिए अक्सर हमें ये सुनने को मिलता है कि भाई लैंड डे बाय डे अपने आप को इम्प्रूव करती है, अपनी वैल्यू को इंक्रीज करती है, जबकि बाकी सारे एसिड्स अपनी वैल्यू को डिक्रीज कर रहे होते हैं। हम इसलिए इसको डेप्रिशिएट नहीं करते, तो आपका कॉन्सेप्ट गलत है, ऐसा नहीं है।
जरूरी नहीं कि लैंड अपने आप को इंप्रूव करे, बहुत सी ऐसी लैंड भी मौजूद हैं जैसे साहिल समंदर के करीब लैंड्स अपने आप को डेप्रिशिएट कर रही हो। डेप्रिशिएट से करने से मुराद ये है अपनी वैल्यू में डिक्रीज ला रही होती है। कुछ पीस ऑफ लैंड ऐसे होते हैं जो शुरू में जरखेज होते हैं लेकिन उनकी जरखेजी में कमी आ रही होती है, वो बंजर होते जा रहे होते हैं, कभी भी अपनी वैल्यू को नहीं इंक्रीज करेंगे, डिक्रीज करेंगे वैल्यू। तो लैंड को डेप्रिशिएट करना बेसिकली इसकी रीजन ये नहीं है कि ये अपने आप को एप्रिशिएट कर रही है, यहाँ 90% तक करती है, लेकिन डेप्रिसिएशन की अगर आप लोगों ने डेफिनेशन अच्छे तरीके से पढ़ी हो तो उन्होंने कहा था कि सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ डेप्रिशिएबल अमाउंट ओवर द पीरियड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ। हर एसिड की लाइफ है, बिल्डिंग की लाइफ है, चाहे 25 साल क्यों नहीं, 30 साल क्यों नहीं, लेकिन लाइफ है। व्हीकल्स की लाइफ है आप लोगों के पास, प्लांट एंड मशीनरी की लाइफ है, लेकिन लैंड की कोई लाइफ नहीं। सिर्फ इस वजह से हम उसको डेप्रिशिएट नहीं कर रहे होते। तो रीजन पूछी जाए तो आपने कहना है ड्यू टू इनफाइनाइट यूजफुल लाइफ ऑफ द लैंड वी कैन नॉट डेप्रिशिएट लैंड, राइट। तो आपने उसकी रीजन ये नहीं बतानी कि अपने आप को इंक्रीज, ये ऑप्शन आपको मिलेगा लेकिन आपने टिक नहीं करना, वो गलत है। आपने लाइफ के ऊपर बताना है कि भाई इस वजह से हम लोग नहीं करते। जी और कोई क्वेश्चन? शाबाश जी, आराम से मैं इधर ही। हाँ जी शाबाश, गुड क्वेश्चन। सर ये वाला क्वेश्चन समझ ही नहीं आ रहा सर जी, ऑनलाइन को भी देखें कौन सा क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा। द अच्छा जी, इस क्वेश्चन को देखें बेटा जरा। An entity imported a computer server machine having purchase price of rupees 8.5 million. The entity further incurred the following cost: import duties 8%, non-refundable taxes 5%, purchase price plus import duties. अच्छा, उसके बाद है refundable taxes 10% of purchase price plus import duties, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, कैरेज इनवर्ड, कहते हैं द सर्वर शुड बी कैपिटलाइज्ड एट। तो बेटा ये कोई इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, हम लोग इजीली इसको हैंडल कर सकते हैं। और इसमें क्या चीज है, देखिए बेटा सबसे पहले परचेज प्राइस ने तो आ जाना है और हमारे पास इसकी परचेज प्राइस क्या है 8.5 मिलियन। अच्छा नीचे आंसर भी ना मिलियंस में है तो हम लोग ना इसको मिलियंस में लेके चलते हैं। 8.5 इसमें ऐड करना है इंपोर्ट ड्यूटीज, बेटा इंपोर्ट ड्यूटीज ऐड होती रहती है। कितना कहता है 8%, किसका? परचेज प्राइस का। तो हमने क्या करना है 8.5 मल्टीप्लाइड बाय 8%, फिर इसमें ऐड करना है। कहता है नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, नॉन रिफंडेबल टैक्सेस शामिल होते रहते हैं लेकिन 5%, तो वो 5% किसका? कहता है परचेज प्राइस और इंपोर्ट ड्यूटीज दोनों को ऐड करो और उसका 5% लो। तो अब ये देखें भाई मैं अलग अलग नहीं ऐड करता फिरूंगा, मैं देखें 5% किसका? परचेज प्राइस प्लस इंपोर्ट ड्यूटीज, और इंपोर्ट ड्यूटीज क्या थी 8.5 का 8%। क्या आपको ये बात समझ आ गई? अच्छा फिर रिफंडेबल टैक्सेस, इसको तो वैसे इग्नोर कर देना आप लोगों ने, ये शामिल नहीं होते रहते। प्लस अच्छा ये 240,000, अब मैं बात कर रहा था इन मिलियन, तो 240,000 नहीं लिख देना, यहीं पे बच्चा आके मिस्टेक कर देता है कि उस स्टार्ट में उसने मिलियंस में वैल्यू उसको पुट किया हुआ होता है, यहां पे आके लिख देता है 240,000, क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो भाई इंश्योरेंस इन ट्रांजिट कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट होता है, प्लस करेंगे 0.24, ये मिलियंस में है हमारे पास, और कैरेज इनवर्ड प्लस करेंगे 0.4
5 is equal to 10.329. ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ये क्लियर। तो इसलिए बेटा बहुत ज्यादा सोच समझ कर आपको ये क्वेश्चन करने की जरूरत थी। या इसको आप यूं भी कर सकते थे कि आप स्टार्ट में 8.5 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 0.08, ये आपने वैल्यू फाइंड कर ली, अपने पास यहाँ लिख दें कि ये 0.68 है। क्लियर। फिर आप लोग नेक्स्ट गए नॉन रिफंडेबल टैक्सेस पे, तो आपने कहा कि ये 0.68 प्लस 8.5, ये टोटल कितना हो गया हमारे पास 9 इसका हम लोगों ने 5% चार्ज कर लिया, तो आप इधर आकर लिख लें 0.459। क्लियर। ये आपके पास 0.459 और बाकी वैल्यू अब जाके तमाम वैल्यूज को ऐड करते हैं, तो फिर तो भी आपके पास यही आंसर आ जाएगा। जी बच्चों, इसके अलावा अगर किसी का कोई क्वेश्चन है। अच्छा बेटा, अब बात आती रहती है जैसे क्वेश्चन में वर्ड यूज हुआ इंश्योरेंस इन ट्रांजिट, और इसी के साथ यूज हो जाता है वर्ड इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर द ईयर। हमेशा याद रखना, हर वो एक्सपेंस जो स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन के लिए हो, हर वो एक्सपेंस जो स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन के लिए, मतलब पीरियोडिक एक्सपेंस, पर ईयर एक्सपेंस कभी भी आपकी कॉस्ट ऑफ एसेट का पार्ट नहीं बनेगा, ये एक्सपेंस आउट हो जाता है। तो इंश्योरेंस प्रीमियम अगर आपके पास है तो वो आपके पास एक्सपेंस आउट हो जाना है, ये रेवेन्यू नेचर में होता है। लेकिन बेटा एसिड के कॉस्ट में हर वो कॉस्ट आपने शामिल कर देनी है जो उस एसिड को परचेज करने पर आपको करनी पड़ी। मतलब आपने ये सोचना है कि भाई अगर मैं ये एसिड परचेज ना करता तो मुझे ये कॉस्ट इनका ना करनी पड़ती, वो कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट बन जाता है। जैसा कि भाई मैंने अपना एसिड मंगवाया बाहर से पाकिस्तान एसिड मंगवाने में भाई रास्ते में हजारों मसाइल हो सकते हैं, एसिड डैमेज हो सकता है, करोड़ों खरबों रुपीस का एसिड है, दांव पे लगा दूं तो इंश्योरेंस कंपनी क्यों बैठी हुई है, उनसे इंश्योरेंस करवाऊंगा कि भाई ये मेरा एसिड है, जहां से इधर तक पाकिस्तान में मंगवा रहा हूं, इंश्योरेंस इन ट्रांजिट करो। इन ट्रांजिट से मुराद होता है रास्ते में, जब हम तक नहीं पहुंचा, अभी रास्ते में। तो हमें ये स्टैंडर्ड ने बड़े अच्छे अल्फाज में बताया, उसने कहा कि आपने एसिड के कॉस्ट में हर वो कॉस्ट कैपिटलाइज कर देनी है, मतलब पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ एसिड बना देनी है, जब तक कि आपका एसिड लोकेशन एंड कंडीशन कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग इन द मैनर इंटेंडेड बाय मैनेजमेंट ना हो। और ये सारी सेंटेंस आपकी इस बुक में लिखा। क्लियर। इसका क्या मतलब है कि भाई जब तक के एसिड उस जगह तक ना पहुंच जाए जहां पर आपको ये चाहिए, मतलब जहां पर आपकी फैक्ट्री है, जहां पे ये प्लांट है, मशीनरी आपने इंस्टॉल करना है। दूसरा, सिर्फ पहुंच जाने तक नहीं, इसकी इंस्टॉलेशन के ऊपर भी आपको टाइम लगना है। आपके जब तक ये ऑपरेशंस का हिस्सा ना बन जाए, जब तक इससे प्रोडक्शन स्टार्ट ना कर दें, तब तक के सारे एक्सपेंसेस कैपिटलाइज करने हैं। मैंने इंश्योरेंस करवाई इसको अपने तक लाने के लिए, तो क्या लोकेशन तक आ चुका था, उससे पहले इंश्योरेंस हो गई, लोकेशन तक लाने की इंश्योरेंस हुई, कॉस्ट ऑफ एसिड का पार्ट बन जाए। ये बात क्लियर। इंश्योरेंस इन ट्रांजिट। इंश्योरेंस प्रीमियम क्या है, हमारा एसिड इंस्टॉल हो चुका है, अब इंस्टॉल होने के बाद क्या उसमें खराबी नहीं पैदा हो सकती। जैसे हम लोग अपनी गाड़ियों की इंश्योरेंस करवाते हैं, क्यों भाई रोड पे कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई हैवी एक्सीडेंट हो गया तो अच्छी खासी अमाउंट लग जाती है, तो हम लोग क्या करते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी वालों के एक साल के लिए कोई 50,000 60,000 लाख जो भी इंश्योरेंस की अमाउंट बनती हो वो पे करते हैं, पूरा साल सुकून से गुजारते हैं कि इन केस अब अगर कोई एक्सीडेंट हो भी गया तो उसके पैसे मुझे इंश्योरेंस वाले देंगे, मैं खुद नुकसान से बच जाऊं। अब ये अपने आप को नुकसान से बचाने के लिए होता है। तो ये जो एक्सपेंस है ना, इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट। ये बात क्लियर होगी सब बच्चों को। अच्छा जी, और भाई ने एक क्वेश्चन पूछा था, ऐसे फारिग रखा होगा
तो डेप्रिसिएशन कब से स्टार्ट करें और कब से स्टार्ट ना करें? भाई स्टैंडर्ड ने बहुत वाज़ेह अल्फाज में आपको बताया कि भाई जब जिस दिन आपका एसिड अवेलेबल फॉर यूज है उस दिन से आपने उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज करना शुरू कर देनी है। क्लियर? अब यहां पर एसिड आपसे कहता है, आपका स्टैंडर्ड आपसे कहता है भाई मैंने कहा है अवेलेबल फॉर यूज, मैंने ये नहीं कहा कि आप एक्चुअल प्रोडक्शन कब स्टार्ट करते हो। इन दोनों डेट्स में फर्क है, फर्क आ भी सकता है। भाई एसिड मुझे कह रहा है 1 मार्च को आई एम अवेलेबल फॉर यूज एंड रेडी फॉर प्रोडक्शन, लेकिन मैंने प्रोडक्शन 1 जून से जाके स्टार्ट की। तो एसिड कहता है भाई मुझे 1 जून से डेप्रिशिएट ना करना, मैं जिस दिन अवेलेबल फॉर यूज हुआ मुझे उस दिन से डेप्रिशिएट करना। तुमने मुझे फारिग रखा, तुम्हारी गलती है, ये तुम्हारा कसूर। क्लियर? उसने डेप्रिशिएट होना है, ये बात क्लियर? एसिड ने बेटा डेप्रिशिएट होना होता है फ्रॉम द डेट ऑफ अवेलेबल फॉर यूज टू द डेट ऑफ डिस्पोजल, डिस्पोजल की डेट तक उसने डेप्रिशिएट होना होता है। ये बात क्लियर सब बच्चों को? लेकिन अगर वो एसिड अपनी लाइफ को कंप्लीट कर चुका है, हमने कहा 5 साल के लिए एसिड है और वो अपने 5 साल कंप्लीट कर चुका है, मैंने उसको 6th ईयर यूज किया, मैंने उसको 7th ईयर यूज किया, डेप्रिशिएट नहीं करूंगा। अब हालांकि डिस्पोजल नहीं किया, अभी मैंने एक स्टेटमेंट बोली कि डेट ऑफ एक्विजिशन टू एक्विजिशन कर लें या अवेलेबल फॉर यूज कर लें, दोनों में फर्क ये है कि अगर आप खुद कंस्ट्रक्शन वगैरह कर रही हैं तो आपको थोड़ा टाइम लगेगा अवेलेबल फॉर यूज करने में, और अगर आप एक्वायर करते हैं तो वो ऑलरेडी इस कंडीशन में होता है कि आप उसको यूज कर सकते हैं। अभी मैंने कहा टिल द डेट ऑफ डिस्पोजल, लेकिन अब मैं कह रहा हूं कि भाई चाहे डिस्पोजल आपने 2-3 साल के बाद की, लाइफ पहले खत्म हो गई, तो टिल द डेट ऑफ एंड ऑफ यूजफुल लाइफ, जिस दिन आपकी जो विच एवर कम्स अर्लियर, इन दोनों में से यूजफुल लाइफ का एंड होना या एसिड का डिस्पोज होना, इसमें से जिसने पहले आ जाना है ना उस डेट तक आपने डिस्पोजल डेप्रिशिएट करना है, उसके बाद डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करोगे। जैसा कि एसिड की लाइफ बेटा 5 साल थी, मैंने 3rd ईयर के एंड पर जाकर उसको डिस्पोज कर दिया, अब क्या करूं? 4th ईयर की डेप्रिसिएशन चार्ज करूं, 5th ईयर की डेप्रिसिएशन चार्ज करूं? क्यों? एसिड ही नहीं है। तो टिल द डेट ऑफ डिस्पोजल, मेरे पास एसिड की लाइफ थी 5 साल, मैंने 5 साल तक उसको डेप्रिशिएट किया, लेकिन बाद में क्या हुआ? मैंने देखा एसिड इज इन गुड कंडीशन एंड इट कैन बी यूज फॉर नेक्स्ट 2 इयर्स, मैंने उसको 6th ईयर 7th ईयर यूज किया। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कहते हैं कि कोई बात नहीं, आप इसको यूज करते रहो लेकिन डेप्रिशिएट ना करो, क्योंकि वो ऑलरेडी अपनी डेप्रिशिएबल अमाउंट को पूरा कर चुका है। ये बात क्लियर हो गई? हमने कहा कि यार हम ये एसी लगवाए हुए हैं और ये एसी हम लोग साल में 4 महीने यूज करते हैं, 8 महीने ये बंद रहते हैं और पैक रहते हैं फॉर ईयर, कुछ भी इनका यूजेज नहीं है, क्या 4 महीने की डेप्रिसिएशन चार्ज करूं? कहता है नहीं, अब पूरा साल यूज करो, पूरे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज करो, चाहे तुम यूज करो या ना करो। मैंने कहा कि क्या हर साल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज करना पड़ेगा और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भेजें? कहते हैं हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने कहा कोई एक्सेप्शन? कहते हैं है एक्सेप्शन, कि एसिड तुम्हारे पास है और फिर भी तुम उसको डेप्रिशिएट ना करो, इसकी एक्सेप्शन मौजूद है। क्या एक्सेप्शन? कहते हैं कि अगर तुम आउटपुट मेथड यूज करते हो और तुमने एसिड को यूज ही नहीं किया, जब प्रोडक्शन ही नहीं की, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 0 है तुम्हारा। लेकिन अगर तुम स्ट्रेट लाइन मेथड यूज कर रहे हो, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यूज कर रहे हो, सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड यूज कर रहे हो, अब चाहे एसिड को तुम यूज करो या ना करो, उसको डेप्रिशिएट करो। बात क्लियर हो गई? बात क्लियर हो गई है? गुड, शाबाश। दूसरी डेप्रिसिएशन चार्ज ना करने की एक्सेप्शन, उसने कहा अगर अपनी लाइफ को कंप्लीट कर चुका हो, तब भी अगर तुम्हारे इस्तेमाल में है
तुमने उसको डेप्रिशिएट नहीं किया, राइट। ये सारी बातें बेटा आपको आपकी बुक से पता चल जाएंगी, लेकिन ये बातें उस टाइम पर पता चलती हैं जब आप लोग अपनी बुक को एक एक्टिव रीडिंग दें। तो थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी बुक बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। आपने इस बुक में से ना ये सारे थ्योरी नोट्स पढ़ने हैं, आपसे इसी में से क्वेश्चन पूछते हैं। आपको पता होना चाहिए इंटेंजिबल एसिड्स आपके पास क्या हैं, आपके पास टेंजिबल एसिड्स क्या हैं। तो यहाँ पर हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं ना वो टेंजिबल नॉन करंट एसिड्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि भाई नॉन करंट एसिड्स में कौन कौन से एसिड शामिल हैं। तो ये 3 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, जिन्हें हम लोग नॉन करंट एसिड, जिन्हें हम लोग फिक्स्ड एसिड कहते हैं। ये कौन से होते हैं भाई, इनमें ये 3 खूबियां होनी चाहिए। For use in the production, plant and machinery. Okay. और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, ट्रांसपोर्टेशन, व्हीकल्स वगैरह, और रेंटल्स टू अदर, बिल्डिंग्स वगैरह हम लोग रेंट कर सकते हैं, शॉप है हमारी, हम रेंट आउट कर सकते हैं। फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस, कंप्यूटर सिस्टम्स वगैरह, फर्नीचर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए यूज हो रहा होता है। तो ये सारे के सारे हमारे प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट का हिस्सा होते हैं। क्लियर है ये बात। फिर कहता है डिस्टिंग्विश करें नॉन करंट एसिड को और इन्वेंटरी को। बेटा इसके लिए ना बड़ा सिंपल सा रूल है कि ऐसी चीज, एसिड्स का ताल्लुक ना या इन्वेंटरी का ताल्लुक साइज से पर नहीं होता कि अगर छोटी छोटी चीजें हैं तो इन्वेंटरी है और बड़ी बड़ी चीजें हैं तो एसिड है, ऐसी कोई बात नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि बड़ी बड़ी चीजें हमारे पास इन्वेंटरी होती हैं, लेकिन छोटी छोटी चीजें हमारा एसिड बन जाता है। जैसा कि गाड़ियों के शोरूम में चले जाओ तो उनके लिए गाड़ियां उनकी इन्वेंटरी है, और उनके यहां लगा हुआ पंखा उनका एसिड बन जाता है। गॉट इट। क्या 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 अगर बिजनेस के यूजेज के लिए है तो एसिड है, और लॉन्ग टर्म बेनिफिट दे तो आपके पास नॉन करंट एसिड्स है। लेकिन अगर आपका पर्पस उसको सेल करना है तो आपकी इन्वेंटरी है, फिर वो चाहे कुछ भी हो, फिर वो आपकी इन्वेंटरी है। ये बात क्लियर हो गई है। लेकिन इसमें आपकी फिक्स्ड एसिड की सेल शामिल नहीं है कि भाई मेरा बिजनेस था स्टेशनरी स्टोर, मेरे पास एक गाड़ी मौजूद थी, तो मुझे बताएं गाड़ी मेरे लिए इन्वेंटरी है या कॉस्ट या एसिड है? एसिड है। लेकिन मैंने ये डिसाइड किया कि मैंने इस गाड़ी को अब सेल कर, इन्वेंटरी अभी भी नहीं। क्लियर भाई, मेरा काम गाड़ियों की सेल परचेज नहीं है, जिसमें मैं ट्रेडिंग करता हूं मेरी इन्वेंटरी वो है सेल। बात क्लियर होगी सब बच्चों को? तो बेटा इसको एक नजर आप लोगों ने देखना था। फिर मेजरमेंट एंड कॉस्ट की बात कर रहे हैं। कॉस्ट में आपको बता रहा है कि भाई आपके पास कॉस्ट से बेटा मुराद बेसिकली होता है कैश का आउटफ्लो। कैश का आउटफ्लो जो आप करेंगे उसको या तो आप कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाके रिकॉर्ड करेंगे या फिर आप उसको रिकॉर्ड करेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब इसका क्या फर्क, क्या किस तरह पे? बेटा देखें, एक प्लांट एंड मशीनरी, एक व्हीकल का परचेज करना भी आपका एक्सपेंस है, आपने कैश का आउटफ्लो किया है। लेकिन वो सारे का सारा एक्सपेंस आप फर्स्ट ईयर में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को चार्ज नहीं करते। एम आई राइट? एम आई राइट? हालांकि चार्ज करते हैं, लेकिन प्रोपोर्शनेट बेसिस पर ओवर द पीरियड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ। जाता प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ही है, कैपिटल एक्सपेंडिचर जाता प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ही है, लेकिन इकट्ठा नहीं जाता, ओवर द पीरियड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ जाता, और इन द फॉर्म ऑफ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जाता, जिसको आप इनिशियली कैपिटलाइज कर रहे होते हैं। और जो रेवेन्यू नेचर होता है उसमें आपको ना शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स देने होते हैं। मतलब उस व्हीकल में जो पेट्रोल डलवाया तो वो आपके पास रेवेन्यू नेचर है, वो उसी साल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट बन जाता है। ये बातें क्लियर हो गई सब बच्चों को? फिर बेटा आपसे कहता है कि नॉन करंट एसिड को इनिशियली आप लोगों ने कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना है। तो क्वेश्चन ये आता है यार सब्सिक्वेंटली किस पे रिकॉर्ड करना है? तो इसका आंसर मिलेगा FTR 1 के अंदर कि सब्सिक्वेंटली कहां पे रिकॉर्ड करना। तो इनिशियली हम लोगों ने कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना है, और अभी के लिए आपने इतना याद रखना है जब तक के इंट्रो टू अकाउंटिंग ना पास हो जाए।
बाद में पता चल जाएगा बाकी बात। तो आपसे कहा गया कि भाई कॉस्ट में क्या कुछ शामिल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आप लोगों के लिए, और आप लोगों ने इसको एक एक्टिव रीडिंग देनी है। ये इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आप लोगों के लिए। परचेज प्राइस इंक्लूडिंग इंपोर्ट ड्यूटीज एंड नॉन रिफंडेबल परचेज टैक्स आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट एंड, बेटा इस वर्ड को अभी के लिए आप लोगों ने याद रखने, अभी के लिए इसके मीनिंग पे ना जाइएगा। ओके, हमारे पास टाइम होता तो हम जरूर डिस्कस करते हैं, अभी के लिए आपने सिर्फ याद, अदरवाइज आपने टेक्स्ट में जाके इसको पढ़ लेना है। क्या क्या एनी कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू ब्रिंग द एसिड टू द, अब देखिए ये वो स्टेटमेंट है जो आपने याद रखनी है कैपिटलाइजेशन के लिए, कि एसिड्स को कब तक, एसिड्स के ऊपर इनकर होने वाली कॉस्ट को कब तक हम लोगों ने कैपिटलाइज करना है। एसिड टू द लोकेशन एंड कंडीशन नेसेसरी फॉर इट टू बी कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग इन द मैनर इंटेंडेड बाय मैनेजमेंट। अब आपको वो बता रहा है कि डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस में कौन कौन से एक्सपेंसेस शामिल हैं। तो ये चीजें याद रखिएगा कि आप लोग जो वेजेस फॉर कंस्ट्रक्शन और एक्विजिशन, मतलब बेटा अगर हम लोग कोई घर बनवा रहे हैं उसके ऊपर एक कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज हो रहा है, वो तो हम शामिल करते ही हैं, लेकिन घर बनवाने के लिए हम लोग लेबर भी तो अप्लाई कर रहे हैं ना, मिस्त्री मजदूर भी तो काम कर रहे हैं, उनको भी तो वेजेस पे कर रहे हैं, वो भी कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग का पार्ट बनेगी, राइट। सिर्फ कंस्ट्रक्शन मटेरियल नहीं देखना आप लोगों ने। इसी तरह से कहते हैं कॉस्ट ऑफ साइट प्रेपरेशन इंक्लूडिंग मटेरियल एंड लेबर कॉस्ट। अब देखें कोई भी एसिड वगैरह बनाने के लिए ना उससे पहले तैयारियां की जाती हैं, जैसे बिल्डिंग बनाने के लिए सबसे पहले उस लैंड को प्रिपेयर किया जाएगा फॉर कंस्ट्रक्शन पर्पस। तो उसके लिए जो लैंड के ऊपर वो खर्च आएगा वो लैंड को नहीं देना, वो बिल्डिंग को चार्ज करना है, क्योंकि बिल्डिंग की वजह से लैंड की प्रेपरेशन होती है। बिल्डिंग ना बनवानी होती, क्या वो लैंड प्रिपेयर करते हम लोग तो एक्सपेंस भी ना आता। इसी तरह से इनिशियल डिलीवरी एंड हैंडलिंग कॉस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इनिशियल डिलीवरी एंड हैंडलिंग कॉस्ट। भाई आपका स्टैंडर्ड आपसे कहता रहता है कि भाई स्टार्ट में डिसाइड कर लो तुम्हें एसिड कहां पे, एक मर्तबा उसकी लोकेशन, वहां तक पहुंचाने के जितने भी डिलीवरी चार्जेस होंगे, उनकी हैंडलिंग कॉस्ट जितनी भी होगी, लोडिंग अनलोडिंग जो भी होगी, हम कॉस्ट ऑफ एसिड को चार्ज कर देंगे। लेकिन जब तुमने हमें बता दिया कि ये हमें लोकेशन ए पर चाहिए और वो पहुंच गया, फिर तुम्हें अगले दिन ख्याल आया ओ यार इसको तो लोकेशन बी पे लगाना है, तो कहते हैं जाके लगा देना, लेकिन लोकेशन ए से बी तक के जो चार्जेस होंगे ना वो एक्सपेंस आउट है। गॉट इट? अच्छा, नेक्स्ट आपसे कहते हैं इंस्टॉलेशन एंड असेंबली चार्जेस। इन चीजों का तो आपको पता होगा कि इसको एसिड को इंस्टॉल वगैरह करवाने के चार्जेस शामिल कर दीजिएगा। कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। भाई कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग आप लोगों ने हमेशा कॉस्ट ऑफ एसिड को चार्ज करनी है। इसका क्या मतलब होता है, मैंने प्लांट एंड मशीनरी लगवाया तो लाने पाते मैंने प्रोडक्शन करनी है। अब मैंने जापान से मंगवाए हुए थी वो सारे प्लांट एंड मशीनरी, और मैंने उनके असेंबल और इंस्टॉल करवाने के लिए वर्कर्स भी वहीं से मंगवाए थे, क्योंकि यहाँ के लोगों को काम ही नहीं आता था। अब उन्होंने मुझे कहा हाँ जी इट्स ओके इंस्टॉल हो चुका है, मैं उनसे कहूंगा ओके बाय बाय, मैं उनसे कहूंगा नहीं प्रोडक्शन करके दिखाओ मुझे। तो मतलब अभी तक वो उस कंडीशन में नहीं है, लोकेशन चाहे आ चुकी है लेकिन उस कंडीशन में नहीं है कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग इन द मैनर इंटेंडेड बाय मैनेजमेंट। मैं उनसे कहूंगा भाई तुम लोगों ने कहा था 10,000 यूनिट पर डे बना के देगा, चलो शुरू हो जाओ, मुझे दिखाओ कि वाकई ये 10,000 यूनिट बना सकता है। तो उसके लिए वो कहेंगे भाई रॉ मटेरियल दो, हमें लेबर साथ में दो ताकि हम वर्क, तो ये टेस्टिंग कॉस्ट है। ये बेसिकली हम लोगों ने प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं की, ये तो सिर्फ उस मशीन की टेस्टिंग हो रही है, उसको उस कंडीशन पर लाने के लिए कि ये ऑपरेट कर सके। तो कहते हैं कि आपने इसको जाकर कैपिटलाइज कर लेना है। ये बातें समझ आ गई? मैंने कहा यार मेरा 100 रुपए का एक्सपेंस आ गया टेस्टिंग के ऊपर, कहते हैं 100 रुपए चार्ज कर दो। फिर कहते हैं 1 मिनट रुको रुको रुको, वो जो प्रोडक्शन आई थी उसका क्या किया था? मैंने कहा वो तो मैंने सेल कर दी। कहते हैं कितने में? मैंने कहा 60 रुपए में सेल हो गई थी। कहते हैं 60 रुपए माइनस करो, तो तुम्हारा एक्सपेंस तो 40 है ना, तो 40 चार्ज करो। क्लियर? मैंने कहा यार 100 रुपए की टेस्टिंग कॉस्ट हुई है,
और सैंपल जो यूनिट्स बने थे वो भी मैंने 100 रुपए के सेल कर दिए हैं। कहते हैं इग्नोर कर दो, तो तुम्हारा तो कोई कॉस्ट ना लगी। मैंने कहा 100 रुपए की कॉस्ट आई थी और जो मेरे पास सैंपल यूनिट बने थे वो मैंने 125 के जाके सेल कर दिए हैं, तो 25 रुपए इसमें से माइनस कर लूं? कहते हैं नहीं, रहने दो, अदर इनकम है तुम्हारी, राइट? माइनस ना करना, या तो डिसाइड करो ऐड करूं तो कितना करूं या ना करूं, माइनस कुछ नहीं करना इसमें से। क्लियर? मतलब अगर सेल प्रोसीड्स अगर थोड़ी ज्यादा हो जाती हैं तुम्हारे कॉस्ट से, तो वो तुम्हारा बेनिफिट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अदर इनकम के तौर पर रिकॉर्ड करते हैं। एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है प्रोफेशनल फी, लीगल चार्जेस वगैरह, कोई ट्रांसफर फी वगैरह होती है, कोई कमीशन किसी को पे किया जाता है, इस तरह के सारे एक्सपेंसेस आपने आंखें बंद करके कॉस्ट ऑफ एसेट का पार्ट बना देना है। और आर्किटेक्ट फी वगैरह मौजूद है आपके पास, प्रॉपर्टी डीलर को आपने कोई कमीशन वगैरह पे की है, आप लोगों ने उसको अपने नाम को ट्रांसफर करवाने के लिए रजिस्ट्री वगैरह पे की, आपने कोई कंसल्टेंसी वगैरह चार्जेस पे की है, वो सारे के सारे एक्सपेंस आउट नहीं करने, कैपिटलाइज करने। ओके, एग्जांपल नंबर 2 को देख लीजिएगा। सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर की बात करता है। सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर्स, बेटा अब क्या मतलब, मैं अपने एसेट को एक मरतबा रिकॉर्ड कर चुका, अपने एसेट को मैं एक मरतबा रिकॉर्ड कर चुका हूं अपने पास, डेप्रिशिएट भी हो रहा है, लेकिन अब उसके ऊपर दोबारा से एक्सपेंस करने पड़ गए। तो भाई हमने पूछा यार तुमने तो कहा था कि इनिशियल डिलीवरी चार्जेस, इनिशियल ट्रांसपोर्टेशन, मतलब बाद वाली ना शामिल करना, अब मुझे बताओ कि लोकेशन भी वही है, इंटेंडेड बाय मैनेजमेंट भी था, ये ऑपरेशंस में भी मौजूद था, लेकिन अब इसमें खराबी पैदा हो गई और मैंने मैकेनिक को दोबारा बुलवाया, क्या करूं? कहते हैं यार दो चीजें चेक करो। मैंने कहा कौन सी? कहते हैं यूजफुल लाइफ और उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी, कि तुम्हारे एक्सपेंस करने से अगर एसेट्स में इंप्रूवमेंट्स आई, तो इंप्रूवमेंट का क्या मतलब होता है कि अगर वो अपनी लाइफ को इंक्रीज कर दें या प्रोडक्शन लेवल को इंक्रीज कर दे तो तुम कैपिटलाइज कर, अदरवाइज एक्सपेंस आउट। गॉट इट? मैंने कहा क्या इसमें मुझे ये देखना पड़ेगा कि अगर कोई हैवी एक्सपेंस है तो कैपिटलाइज करूं और अगर छोटे छोटे हैं तो रेवेन्यू नेचर पे लेकर जाऊं? कहते हैं नहीं, ऐसा भी हो सकता है तुम्हारे एक्सपेंस हैवी एक्सपेंस रेवेन्यू नेचर के हो। मैंने कहा कैसे? कहते हैं कि एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, मार्केटिंग एक्सपेंसेस, कहते हैं ऐसा भी हो सकता है, और ये बड़े हैवी एक्सपेंस होते हैं। कहते हैं जब भी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस करोगे, मार्केटिंग एक्सपेंस करोगे, तो अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन के लिए जो भी एक्सपेंसेस करोगे वो तो उसकी सेल से रेलिवेंट है, और सेल से रेलिवेंट एक्सपेंसेस हमेशा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का पार्ट बनते हैं, कॉस्ट ऑफ एसेट को चार्ज ना कर। बात क्लियर हो गई? इसको एक मरतबा आप लोगों ने रीड कर लेना है। कंजप्शन ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स, तो बेटा यहाँ पर वो आपको बता रहा है कि आपने इकोनॉमिक बेनिफिट्स के मुताबिक डेप्रिसिएशन मेथड वगैरह को देखना है। फिर आप लोगों ने डेप्रिसिएशन मेथड, इनकी जर्नल एंट्रीज, ये अच्छे तरीके से आपने अपने इस बुक को एक मरतबा जरूर रीड करना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो सेल्फ टेस्ट गिवन है वो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, उनको इग्नोर मत करें, अपनी बुक की रीडिंग को इग्नोर मत करें, यहीं से ही उसने एमसीक्यूज उठाने हैं। जहां पर अच्छा आपसे पूछा जा सकता है भाई स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन है, बताओ कॉस्ट इतनी है, रेसिडुअल वैल्यू इतनी है, वगैरह 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 वगैरह, बताओ डेप्रिसिएशन रेट क्या है? तो डेप्रिसिएशन रेट का फार्मूला क्या अप्लाई करोगे? डेप्रिशिएबल अमाउंट डिवाइडेड बाय कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय यूजफुल लाइफ। अच्छा अब अगर हम लोग चलें जरा इसकी एग्जांपल के ऊपर, जैसे कि यहाँ पर ये देखें हमारे पास, अच्छा आपको जरूरी नहीं कि हर बार स्ट्रेट लाइन के ऊपर आप डेप्रिसिएशन रेट फाइंड करें, आप बगैर डेप्रिसिएशन रेट फाइंड किए भी उसका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फाइंड कर सकते हैं। किस तरह से? कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूज, तो हर साल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आपके पास कितना आ जाएगा? 18,000। लेकिन अगर वो आपसे ये कह दे कि भाई डेप्रिसिएशन रेट फाइंड करें, तो आप लोग डेप्रिसिएशन रेट कैसे फाइंड करेंगे? इसका कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू, तो बेसिकली ये है डेप्रिशिएबल अमाउंट
डिवाइडेड बाय कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय यूजफुल लाइफ। तो देखिए आपके पास डेप्रिसिएशन रेट क्या आया, यहां पर ट्विस्ट है कि ये जो 18% है ये हमेशा आपने अप्लाई करना है कॉस्ट के साथ, डेप्रिशिएबल अमाउंट के ऊपर नहीं। डेप्रिशिएबल अमाउंट तो आपकी 90,000 है, ऐसे ही है ना। तो 90,000 का 18% फाइन करोगे तो वो 18,000 नहीं आने वाला आप लोगों का। कॉस्ट कितनी है आप लोगों की 100,000, 100,000 का 18% फाइन करें तो वो आपके पास 18,000। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, इसके अलावा इसके ऊपर एक और मेथड अप्लाई हो जाता है डेप्रिसिएशन रेट 1 अपॉन यूजफुल लाइफ। एंड मल्टीप्लाइड बाय 100। अब देखें 1 अपॉन 5 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो देखें डेप्रिसिएशन रेट हमारे पास कितना आ गया। अब देखिए हालांकि दोनों स्ट्रेट लाइन मेथड, लेकिन दोनों का डेप्रिसिएशन रेट डिफरेंट है। फर्क सिर्फ इतना है कि बेटा ये वाला जो रेट बुक में गिवन है ये कॉस्ट पर अप्लाई होता है, और जो हमने फाइंड किया है ये डेप्रिशिएबल अमाउंट के ऊपर अप्लाई होता है। आप देखें हमारे इस क्वेश्चन के मुताबिक हमारी डेप्रिशिएबल अमाउंट कितनी है 90,000 का 20% फाइंड करें तब भी 18,000, 100,000 का 18% फाइंड करें तब भी 18,000, अगर आप डेप्रिशिएबल अमाउंट डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ करें तब भी 18। क्लियर। तो बस यहाँ पर ये याद रखना है कि जो डेप्रिसिएशन रेट है वो कौन सी वैल्यू पर अप्लाई करवाना है। अगर वो आपसे कह दे कि डेप्रिशिएबल अमाउंट के ऊपर तो 1 अपॉन यूजफुल लाइफ मल्टीप्लाइड बाय 100, इस तरह से जाके। क्लियर हो गई ये बात, कोई इशू। अच्छा बेटा बाकी ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। आपसे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस पूछ रहा हो तो आपने ये देख लेना है कि एसेट की नेट बुक वैल्यू क्या आ रही है। आपसे पूछ रहा हो कि भाई आपने बैलेंस शीट में क्या वैल्यू जाके लिखनी है, आप उस क्वेश्चन में देख लेना कि अगर ये मुझसे पूछे कि इनकम स्टेटमेंट में क्या वैल्यू रखनी है तो वो क्या आएगी। आपने हर क्वेश्चन को हर एंगल से सॉल्व करना है, और ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, इसलिए अच्छी तरह से देखिएगा। इसी तरह से आपने ये बात याद रखनी है कि उसने डेप्रिसिएशन रेट कौन से मेथड से पूछा है, हर तरह से फार्मूला चेंज। अब अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हो जिसको WDV मेथड भी कहा जाता है ये हो, और इस पे डेप्रिसिएशन रेट चाहे हम लोगों ने देखना हो तो वो होगा 1 माइनस nth रूट ऑफ स्क्रैप ओवर कॉस्ट। nth रूट, n से क्या मुराद यूजफुल लाइफ, कि जो यूजफुल लाइफ होगी वही रूट हम लोग चार्ज करेंगे। और स्क्रैप वैल्यू वैसे तो क्वेश्चन में गिवन होती है, लेकिन अगर आपसे ये कह दे कि विद नील स्क्रैप वैल्यू और यहाँ पे आपने 0 पुट कर दिया तो आप डेप्रिसिएशन रेट नहीं फाइंड कर पाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में आपने स्क्रैप वैल्यू को 1 रुपी कंसीडर करना है, 0 नहीं पुट कर देना। क्लियर। अच्छा जी, अच्छा यहां पर एक और मजे की बात मैं आपको बताता चलूं। मैं 20% रेट कंसीडर कर लेता हूं, इसने तो 36.9% किया है ना, मैं ना 20% रेट कंसीडर कर लेता हूं कि जैसे क्वेश्चन में मुझे बता दिया कि डेप्रिसिएशन रेट इज 20%। देखिए मेरे एसेट की वर्थ कितनी है 100,000। भाई फर्स्ट ईयर के लिए डेप्रिसिएशन रेट कॉस्ट पर अप्लाई होता है, क्योंकि उसकी कॉस्ट ही उसकी WDV होती है, इससे पहले वो डेप्रिशिएट नहीं हुआ होता, इसके बाद उसकी WDV के ऊपर अप्लाई होता है। अब अगर आप लोग जरा गौर से देखें तो 100,000 मल्टीप्लाइड बाय 20%, तो फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हमारे पास कितना आ जाएगा 20,000। नेक्स्ट ईयर का जब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो वो 80,000 के ऊपर कैलकुलेट करेंगे, 20%, ये हमारे पास 16,000 आ जाएगा। क्या ये बात सब बच्चों को क्लियर। अच्छा नेक्स्ट ईयर के लिए जब जाएंगे तो 64,000 का 20% हम लोग फाइंड करेंगे, ये 12,800 हमारे पास आ जाएगा। ये बात क्लियर। और इसी तरह हम लोग चलते जाएंगे। भाई ये बहुत इजी है हर साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करना। क्या आपको नहीं लगता कि जैसे आप अपनी कॉस्ट का हर साल 80% चार्ज कर रहे हैं और उसके ऊपर 20% आप डेप्रिसिएशन रेट ले रहे हैं,
तो भाई आप यहां पर ये देखें, आपने जस्ट फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करना, क्या फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन, और वो कितना आया आपके पास 20,000, इसको मल्टीप्लाई करते जाइएगा 1 माइनस डेप्रिसिएशन रेट, 1 माइनस डेप्रिसिएशन रेट क्या बनता है 0.8। अगर 20% हो 1 में से माइनस करूं तो फिर 80% बच जाएगा ना, 80% से क्या मुराद है 0.8, इसको मल्टीप्लाइड बाय 8 कर दो, नेक्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है। ओके, इसको मल्टीप्लाइड बाय 8 कर दो, आंसर मल्टीप्लाइड बाय 0.8, ये थर्ड ईयर का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है। इसको इक्वल टू ये फोर्थ ईयर का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, फिफ्थ ईयर का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, सिक्स, मतलब इस तरह से आप लोग आगे चलते हैं, 7, 8, 9, 10, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आपके पास आता है। क्लियर क्लियर, ये जरा चोर रास्ता था डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को। क्या हम लोग क्या करते हैं, कॉस्ट उसमें से क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, डब्ल्यूडीवी फाइंड करते हैं, डब्ल्यूडीवी के ऊपर रेट अप्लाई करते हैं, फिर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आता है, फिर उस डब्ल्यूडीवी में से माइनस करते हैं, फिर उसके ऊपर रेट अप्लाई करते हैं, फिर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आता है। तो ये ना जरा लेंथी सा प्रोसीजर हो जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस डेप्रिसिएशन रेट, गॉट इट। नेक्स्ट ईयर के डेप्रिसिएशन एक्सपेंसेस आपके, ये एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए बहुत यूजफुल मेथड है। और फिर मैंने आप लोगों को बताया कि भाई अगर आपके पास आपका एसेट एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर परचेज किया हुआ है तो आप इसके लिए ये वाला फार्मूला यूज कर सकते हो, रेज़्ड पार्टी। अब क्या होगा इस फार्मूले से कि कॉस्ट आपकी डायरेक्ट एक सर्टेन टाइम ड्यूरेशन के बाद आपके एसेट की डब्ल्यूडीवी आपको बता देगी, तो डब्ल्यूडीवी और कॉस्ट का डिफरेंस ले लेंगे तो क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन आपके पास आ जाएगा, गॉट इट। बाकी सारे मेथड्स आप लोगों ने देख लेने हैं अच्छे तरीके से। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।